हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल प्रेयर रीडर। कैसे हैं आप सभी? तो अभी हमारी 5 PM वाली क्लास में सभी को पता है भारतीय काव्य शास्त्र चल रहा है, जो कि हमारी यूनिट 3 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और पार्ट 1 यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र में हम 2 क्लासेज कर चुके हैं, जिसमें हमने शुरुआती जो हमारा काव्य शास्त्र रहता है उसकी हमने परिभाषाएं वगैरह देखी, कौन कौन से आलोचक ग्रंथ हो गए और काव्य लक्षण पढ़ा पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा काव्य हेतु और आज की हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हो, क्लास देख रहे हो सारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जो भी स्टूडेंट्स नए हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकते शेयर करो, क्लासेस को शेयर कीजिए, ताकि आप सारे स्टूडेंट्स जितने हमारे साथ जुड़े रहोगे, जितने क्लासेस में लाइव आओगे, हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है हमारे लिए। और आप जितने ज़्यादा जुड़ोगे, हमारा मोटिवेशन आपके लिए अच्छी क्लासेज, आपके लिए अच्छा कंटेंट, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अलग तरीके से चीज़ें करने का हमारा जो मन या फिर जो अलग तरीके का मोटिवेशन मिलता है इनसे करने का, उसका सिर्फ एक यही आधार है कि बस आपको लाइव क्लास में टाइम से जुड़ना है और सारी चीज़ें आपको बताएं। 2 क्लासेज हमारी होती है, एक क्लास 5 बजे, दूसरी क्लास 8:30 बजे होती है। 5 बजे वाली क्लास में हम यूनिट 3 पढ़ रहे अभी, और 8:30 बजे वाली क्लास में यूनिट 7 या यूनिट 10 दोनों में से हमारी क्लासेज चलती है। और अभी 2-3 दिन आपको यूनिट 7 के शाम को क्लासेज मिलेगी। बाकी जैसे हम 29 से वापस अपनी लाइव क्लासेज स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें कंटिन्यू वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी, यूनिट 10 वाली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? काव्य प्रयोजन। ठीक है, काव्य लक्षण और काव्य हेतु हमने पढ़ लिया। भारतीय काव्य शास्त्र का काव्य प्रयोजन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी हम। जैसे हमारा भारतीय काव्य शास्त्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम MCQ भी करेंगे, उसके बाद हम PYQ भी करेंगे। कैसी चीजें हमें पूछी गई है, कैसी चीजें पूछी जा सकती हैं, दोनों तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे देखो, आ जाओ। भारतीय काव्य शास्त्र क्या पढ़ेंगे आज हम? उसमें काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना का उद्देश्य। ठीक है, हेतु पढ़ते समय आपको बताया था, उसका हेतु का अर्थ होता है कारण, प्रयोजन का क्या अर्थ हो गया? उद्देश्य। ठीक है, काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है, इससे दृष्टिगत रखकर काव्य प्रयोजनों पर कवि और पाठक की दृष्टि से विस्तृत विचार विमर्श काव्य शास्त्र में किया गया। किससे संबंधित? काव्य प्रयोजन से संबंधित। तो दोनों में ध्यान रखना है, इसमें कवि और पाठक दोनों की दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है। 2 चीजें होती, एक होता है काव्य प्रेरणा, एक होती है काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रेरणा से क्या मतलब होता है कि काव्य की रचना जो है वो किसी को प्रेरित करने के लिए की जाती है, जबकि काव्य प्रयोजन जो है इसका मतलब ये होता है कि काव्य रचना के अनंतर या काव्य रचना के बाद में प्राप्त होने वाला जो लाभ है उसको क्या बोलते हैं? काव्य का प्रयोजन बोलते हैं। और प्रेरणा से आप सभी समझ सकते हो कि जिससे कोई व्यक्ति या दूसरा पढ़ने वालों से प्रेरित हो, प्रेरणा में आ जाता है। बल्कि प्रयोजन का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसमें क्या आएगा कि रचना के बाद में प्राप्त होने वाला लाभ जो होता है वो किस में आएगा? आपके प्रयोजन में आ जाएगा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट परिभाषा हो गई। भरत मुनि के भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने, अच्छा इसको रिपीट हो गया ना, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाटक के प्रयोजनों पर विचार करते हुए लिखा है, धर्मीय यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य समेतो भविष्यति। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है? धर्म और यश, ये दोनों चीजें ना जहां शब्द दिखे वो समझ लेना है कि इसकी परिभाषा है भरत मुनि की और किससे संबंधित है? काव्य प्रयोजन से संबंधित हो गई। ठीक है, आगे देखो। आगे इनकी परिभाषा की और है, तो इसको भी पढ़ो तो पढ़ लेना, वैसे बहुत जरूरत है नहीं। देखो मेन चीजें क्या ध्यान रखनी है, ये भरत मुनि से संबंधित चीजें आ रही है। इन्होंने क्या क्या बोला है? दुखी, थके हुए, शोकाकुल और तपस्वी लोगों को विश्राम और मनोरंजन देना क्या है? काव्य प्रयोजन या फिर काव्य का उद्देश्य। ठीक है, तो अगर काव्य प्रयोजन और काव्य के उद्देश्य से संबंधित जो
भरत मुनि ने अपनी परिभाषा दी, उस परिभाषा में कहने का क्या मतलब है, उन मतलब का सारे के सारे अर्थ आपके सामने। अगर ये चीजें आपको ऑप्शंस में मिल जाए तो वहां पे चीजें ध्यान रखना, एक एक शब्द की कौन सा शब्द किससे संबंधित है, किस परिभाषा से कौन सा अर्थ होगा। बाकी काव्य प्रयोजन से संबंधित अगर कथन मिलते हैं वहां पर, अगर आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं तो उनको आपको बिल्कुल करेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर है समय समय पर विनोद मनोरंजन उत्पन्न करना, ये काव्य का उद्देश्य है। लोक शिक्षा या समाज को सही राह दिखाना, ये भी एक काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। धर्म, यश, आयु और बुद्धि की वृद्धि करना भी काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। ये सारी की सारी 4-5 पंक्तियां जो है, इन्होंने 2 लाइन में जो संस्कृत की अपनी परिभाषा दी उसका ये अर्थ होता है। तो आपको हो सकता है इन हिंदी अर्थों के माध्यम से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहां पे कथन कारण वाले भी हो सकते हैं, 4 कथन वाले भी आपके सामने हो सकते हैं। अब देखो भामा, आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजनों की चर्चा करते हुए लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेच क्षण्यम कलासु चे करोति कीर्ति प्रीति साधु काव्यम निबंधनम, ठीक है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति, आनंद की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें किन्होंने बताई, भामा ने बताई काव्य का उद्देश्य। यानी कि अगर काव्य आप लिखते हो तो उसमें आपके पास जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इनकी प्राप्ति, जो कलाओं में निपुणता है, उनके साथ साथ आपको आनंद की भी प्राप्ति होनी चाहिए। ये होता है काव्य का मुख्य उद्देश्य, यानी कि काव्य में आनंद की प्राप्ति होना। भामा के प्रयोजन व्यापक हैं तथा इनमें कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजन की चर्चा की गई है। तो इसको भी ध्यान रखना है, कवि प्लस पाठक की दोनों की चर्चा किन्होंने की है, भामा ने की है। जैसे कि लॉन्जाइनस से आपको प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया कथन कारण वाला, तो उस प्रश्न को भी एक बार आप देखने की कोशिश करना। जो 18 अप्रैल 2026 को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि लॉन्जाइनस ने उदारता का सिद्धांत दिया या फिर पाठक को क्या क्या माना है उन्होंने, तो वो सारी चीज भी आपको कथन और कारण में पूछी गई। तो इसी तरीके से यहाँ भी ध्यान रखना, इन्होंने कवि प्लस पाठक दोनों को ही काव्य के उद्देश्य में, इनकी या काव्य प्रयोजन में चर्चा की है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य से दृष्टार्थ प्रीति कृति हेतुत्वात्, तो या तो ये दोनों शब्द ध्यान रख लेना या फिर प्रीति कृति ध्यान रख लेना, तो अभी आप इसको करेक्ट परिभाषा कर सकते हो। किसकी होगी, वामन की। किससे संबंधित, काव्य प्रयोजन से संबंधित। अर्थात काव्य में 2 प्रमुख प्रयोजन है, कौन कौन से, प्रीति और आनंद साधना। जो काव्य का दृष्ट प्रयोजन है, कीर्ति अर्थात यश प्राप्ति, जो काव्य का अदृष्ट प्रयोजन है। एक सेकेंड, ये हो गया इसका। ये 2 प्रकार हो गए, एक हो गया हमारा प्रीति और एक हो गया आनंद, ठीक है। दोनों में से ये किससे संबंधित परिभाषा होगी, साधना जो काव्य का दृष्ट प्रयोजन है, ठीक है, जो दिखाई देने वाला उद्देश्य है काव्य का, वो किस में आएगा, इसमें आएगा आनंद में। और प्रीति में क्या आएगा, कीर्ति तथा यश प्राप्ति, जो काव्य का अदृष्ट, नहीं, इसमें एक सेकेंड रुको। काव्य के 2 प्रयोजन होते हैं, प्रीति और आनंद दोनों हो गए, ठीक है। साधना जो काव्य का दृष्ट प्रयोजन है, अच्छा, ये दोनों ही यहाँ पे अलग अलग चीजें रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपके 2 पार्ट। फिर लास्ट में इसकी बात की गई, साधना जो काव्य का दृष्ट प्रयोजन है, वो तो कहलाता है दृष्ट प्रयोजन कौन, आनंद साधना। और कीर्ति और यश प्राप्ति, जिसके हमने ये जो परिभाषा दी इसमें से आ गया, ये दोनों क्या होता है, काव्य का अदृष्ट प्रयोजन होता है। तो आपसे अगर पूछे कि काव्य का अदृष्ट प्रयोजन इस परिभाषा के अनुसार या वामन के अनुसार किसे माना गया है, तो कीर्ति और यश प्राप्ति को। जबकि अगर ये पूछा जाए कि काव्य का दृष्ट प्रयोजन किसमें आएगा, तो ये आपका इसमें आ जाएगा आनंद साधना में, ठीक है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन पर विस्तृत चर्चा की है। उनके अनुसार ये आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, इसको आपको ध्यान रखना है। काव्यम यशस्य कृते व्यवहारि विदे शिवेतर सत्य सद्य परिनिवृत्य कांता समित तयोपदेश युजे, ये परिभाषा, इसमें आपको यश शब्द ध्यान रख लेना, काव्यम ध्यान रख लेना है और व्यवहार को भी ध्यान रख लेना। बाकी आप परिभाषा समझोगे तो आराम से चीजें समझ आएगी। अर्थात काव्य यश के लिए, प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं क्या, काव्य, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि काव्य जो है वो क्यों जरूरी होता है, ठीक है। काव्य का जो
प्रयोजन है, उद्देश्य है, या फिर वो लिखते हैं वो चीजें क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे एक एक शब्द आपके लिए जरूरी है। इसके लिए आपका लिए कीर्ति शब्द जरूरी है, यश शब्द जरूरी है, आनंद शब्द जरूरी है, प्रीति शब्द जरूरी है, दृष्ट और अदृष्ट शब्द जरूरी है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना, यश उधर भी है, यश इधर भी आएगा, लेकिन यश के साथ साथ में अर्थ भी आएगा, व्यवहार ज्ञान भी आएगा, अमंगल शांति भी आएगा, और अलौकिक जो आनंद होता है उसकी भी बात आएगी। तो ये सारी चीजें किस में आएगी, आचार्य मम्मट के द्वारा दी गई परिभाषा या फिर आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रयोजन से संबंधित मत है उसमें से आप अगर डायरेक्ट ये कीवर्ड्स याद रख लोगे तो भी आप उनकी परिभाषा अच्छे से करेक्ट कर सकते हो। मम्मट ने मूलतः 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। ठीक है, कौन कौन से माने, इनका क्रम भी ध्यान रख लेना हो सके तो, बाकी नाम तो आपको स्पेशल इनका ध्यान रखना है। क्या होगा, 1 नंबर यश प्राप्ति, 2 नंबर अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निवारण या फिर लोक मंगल, आत्म शांति या फिर आनंद उपलब्धि, और कांत सम्मित उपदेश। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनका आपको प्रयोजनों के नाम भी पूछे जा सकते, क्रम भी पूछे जा सकते। जैसे कि दिसंबर 2025 वाले में एक इसी तरीके का प्रश्न आया था, जिसकी अभी हम थोड़ी देर बाद आगे चर्चा करने वाले, सौरवोरस संप्रदाय में आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आजकल इस तरीके की चीजें ज्यादा पूछी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट, जो किसी के प्रकार हो गए, जो किसी के भाग हो गए, उनका क्रम पूछ लिया, उनके नाम पूछ लिया। यहाँ पे 6 में से हो सकता है आपको कोई ऐसा उठा लेंगे जो काव्य प्रयोजन में ज्यादातर प्रयोग हुआ है और आप उसको करेक्ट मान लोगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपने काव्य प्रयोजन पढ़ते समय उस शब्द को उतना सुना है जितना कि ये सारे नहीं सुने, तो उसमें से आप उस एक को भी करेक्ट कर दोगे, जो कि आपका गलत होगा। तो इसको एग्जैक्ट जैसे शब्द जो लिखे गए हैं उनको इसी रूप में आपको याद रखना है। यश प्राप्ति को मम्मट ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रख लेना है। जिस तरीके से हमने पीछे वो पढ़े थे काव्य हेतु, उसमें प्रतिभा को किसने माना, अभ्यास को किसने माना, व्युत्पत्ति को किसने माना, लोक व्यवहार को किसने माना, वैसी ही सारी चीजें इसमें आएगी कि काव्य प्रयोजन में यश प्राप्ति को सबसे अधिक प्रमुख तत्व के रूप में किसने माना, तो आचार्य मम्मट ने माना। काव्य रचना करके अनेक महाकवियों ने अक्षय यश प्राप्त किया है। रीतिकालीन कवि आचार्य कुलपति देव भिखारी दास ने भी अपने काव्य प्रयोजनों में यश प्राप्ति को विशेष स्थान दिया है। ये सारी चीजें हम जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शुक्ल सीरीज कर रहे थे 500+ प्रश्नों वाली, तो उसमें सारी चीजें आपको समझाई थी कि रीतिकाल के अंदर क्या चीजें, उसकी विशेषताएं क्या है, उसमें किस तरीके का काव्य लिखा गया, उसी से संबंधित यहाँ पे चीजें लिखी गई है कि एक कवि जो है अपने जीवन में यश प्राप्त करने के लिए, वाहवाही प्राप्त करने के लिए भी काव्य लिखता है, और बिल्कुल रीतिकाल में लिखा गया है, और वही चीजें यहाँ पे बताई गई है, और उसी चीज को प्रमुख इन्होंने माना है, मम्मट ने। ठीक है, आगे देखो, अर्थ प्राप्ति, जो इन्होंने 6 पार्ट के, उन्हीं के हम अर्थ समझ रहे हैं। पहला यश प्राप्ति का समझ लिया, अब अर्थ प्राप्ति देखते हैं। काव्य रचना का एक प्रयोजन धन प्राप्ति भी है। यश प्राप्ति का क्या मतलब हो गया, धन प्राप्त करना। आप काव्य को इसलिए लिख रहे हो या काव्य के बारे में आप इसलिए जुड़े हो कि आपको धन प्राप्त हो। ठीक है, अब ये कैसे होगा, धनोपार्जन की इच्छा से रीतिकालीन कवियों ने राज दरबारों में आश्रय ग्रहण किया। ये फिर से रीतिकाल से संबंधित आ गया कि उनको अपना जीवन भोग विलासिता में वो इस तरीके से जा चुके थे, उनका जीवन भी, कवियों को भी उसी तरीके का सारी चीजें थी कि वो राजा की वाहवाही के लिए लिखेंगे, उनको धन देंगे तो उनका जीवन भी सुखी रहेगा आम जनता की तरह। उस तरीके से उनको संघर्षशील जीवन नहीं जीना पड़ेगा, तो वो उनकी वाहवाही में उन्हीं के लिए सारे कुछ लिखते गए, पैसों के लिए लिखते गए, यश के लिए लिखते गए, अर्थ प्राप्त के लिए लिखे गए। अब अर्थ का ध्यान रखना, अर्थ का मतलब होता है धन प्राप्ति। तो मम्मट ने माना है कि धन प्राप्ति भी काव्य रचना का एक उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, इसलिए संभवतः मम्मट ने अर्थ प्राप्ति को काव्य प्रयोजन में स्थान दिया है। व्यवहार ज्ञान, ये 3 नंबर में हमने पढ़ा। आचार्य मम्मट ने व्यवहार ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन माना है, क्योंकि रामायण आदि महाकाव्यों के अनुशीलन से पाठकों को उचित व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि काव्य जो हम लिखते हैं, उस काव्य को लिखने का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। उन उद्देश्यों में पहला उद्देश्य हो गया कि एक हम यश प्राप्त करने के लिए भी लिख सकते हैं कि हम फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, हमारा नाम चारों ओर गूंजे, ये भी हमारा उद्देश्य हो सकता है। हमें धन कमाना है, उसके लिए भी हमारा ये उद्देश्य हो सकता है कि हम काव्य लिखे, काव्य के बारे में चीजें पढ़े, या फिर अपने जो भी चीजें वो फैलाए। तीसरा चीज ये भी हो सकता है कि व्यवहार ज्ञान, यानी कि जैसे कि रामायण वगैरह हम बचपन से देखते आते हो, जब सब सारे बच्चे छोटे, तो उस समय पे सभी को रामायण, कृष्ण लीला वगैरह सारी चीजें देखते हैं, तो उससे भी हमें
जो उचित व्यवहार होता है जिंदगी का, उसकी शिक्षा भी हमें किससे प्राप्त होती है? तो ये रामायण जैसी चीजें हो गई। रामायण आदि महाकाव्यों के अनुशीलन से पाठकों को उचित व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। तो एक तरीके से जो व्यवहार ज्ञान होता है, इसको भी हम काव्य का प्रयोजन मान सकते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान को लेने के लिए भी हमें रामायण जैसी चीजों से हम बिल्कुल सीख सकते हैं। कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते जाए या सारी चीजें हम बिल्कुल हमारे सर पे रखे या फिर उस तरीके से चीजें सिखाए, वो जरूरी नहीं है। हम जो चीजें देखते हैं उससे भी हम अपनी चीजें सीख सकते हैं। एक बालक उस हिसाब से भी बड़ा हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य प्रयोजन रामचरितमानस में तुलसीदास ने 2 स्थानों पर काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। उन्होंने क्या क्या पाठ माना है? समांत सुख पूछा गया आपसे, इंपॉर्टेंट, और लोक मंगल। वही कविता श्रेष्ठ होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। यह किसका कथन है? गोस्वामी तुलसीदास का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। वैसे तो हालांकि आपको उतनी डीप या इतनी इस तरीके की चीजें शायद ना पूछे जितनी हम क्लास में आपको समझाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक अगर आप डायरेक्ट अगर सीधा पढ़ोगे तो रट्टा मार पे आओगे, तो चीजें बेसिक उससे पहले थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। फिर मैं अगर अपने शॉर्ट नोट से पढ़ूंगा तो मैं वापस मुझे इस तरीके की चीजें पढ़ने की लोड नहीं पड़ेगी और आराम से चीजें धीरे धीरे मैं फिर कर लूंगा। तो एक बार के लिए आपको समझाने के लिए थोड़ी सी क्लास लंबी भी जा रही है, तो उसको इतना स्ट्रेस नहीं लेना आपको। ठीक है, आगे देखो। भिखारी दास द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन, यानी कि इन्होंने काव्य प्रयोजन से संबंधित क्या परिभाषा दी है? एक लहे तप पूंजन के फल जो तुलसी अरु सूर गुसाई, एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो बर बीर बढ़ाई, एक नहे को जिस जस जस ही सो प्रयोजन है रस खानी रहीम की नाही, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख वे सब ठाई। यहाँ यश प्राप्ति, फल प्राप्ति, आनंद प्राप्ति आदि को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया। अब यहाँ पे अलग अलग जो कवि थे उनके माध्यम से भिखारी ने बताया कि इन्होंने इस तरीके से काव्य प्रयोजन किया, इस तरीके से इन्होंने किया। तो सारा कुल मिला के चीजें क्या है कि जिसने भी किया उसने यश प्राप्ति से संबंधित किया, फल प्राप्ति के लिए किया, आनंद प्राप्ति के लिए किया। तो ये हो गया काव्य प्रयोजन के रूप हो गए। ठीक है, फिर मैथिली शरण गुप्त आ गए। बस यहाँ से अगर आपको पूछी जाएगी तो डायरेक्ट परिभाषा देके पूछी जाएगी, तो उसको स्पेशल यही ध्यान रखना कि भिखारी दास ने कौन सी परिभाषा दी है। मैथिली शरण गुप्त का मत, गुप्त जी काव्य प्रयोजन का केवल मनोरंजन नहीं अपितु उपदेश स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि केवल मनोरंजन ने कवि का क्रम होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कि अगर आप काव्य लिख रहे हो तो कोई जरूरी नहीं आपके काव्य से कोई व्यक्ति आनंदित होता है, केवल आनंद होना, मनोरंजन लाना, ये काव्य का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस काव्य से आप उस स्टूडेंट को, उस पाठक को कुछ सीख देते हो, कुछ उपदेश देते हो, उसके जीवन में कुछ बदलाव आता है, उसके जीवन में वो पॉजिटिव वे में जाता है, उसका जीवन एक अलग दिशा लेता है आपके कारण। वो होना चाहिए एक काव्य का मुख्य जो विषय वस्तु होती है, जो मुख्य पॉइंट होता है, मुख्य तथ्य होना चाहिए, वो होता है एक अच्छा काव्य या फिर काव्य का प्रयोजन या काव्य का उद्देश्य है वो मुख्य रूप से वो होना चाहिए कि आपके काव्य से जो पाठक पढ़ रहा है उसको जिंदगी में अच्छे उपदेश मिलने चाहिए। तो ये हमें वैसे भी हम हमारे इतिहास में पढ़ते हुए आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत, वे काव्य का प्रमुख प्रयोजन किसको मानते हैं? रस की अनुभूति को। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। ये किसकी परिभाषा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कविता से केवल मनोरंजन के उद्देश्य का विरोध करते हुए वे लिखते हैं, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी विलास की एक सामग्री हुई। काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना, ये तो होना चाहिए उद्देश्य, ना कि केवल सुख और आनंद पर आप फोकस करो कि आप एक अपने काव्य को सुख और आनंद तक पहुंचा दोगे। अगर आप इसको कविता का अंतिम लक्ष्य मानते हो तो कविता भी आपकी एक विलासिता का रूप बन जाएगी। वो कभी भी आपको एक उचित काव्य या उच्च कोटि के काव्य में नहीं आ सकता, क्योंकि उसका केवल एकमात्र उद्देश्य आप सुख या आनंद, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति को नहीं मान सकते। उसके लिए जरूरी है कि जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना, यानी कि जो चीजें आप काव्य में लिख रहे हो उसमें चीजें उस तरीके से आनी चाहिए कि जो हमारा जीवन है, जो हमारे आसपास की दुनिया है, हमारा वातावरण है, हमारा माहौल है, वहां पर कैसी चीजें चल रही है
उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, या आप अपने काव्य से किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला पा रहे हो, वो होती है एक असली काव्य की, शुद्ध काव्य की, अच्छे काव्य की परख। ठीक है, तो ये कथन किसका हो गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, साहित्य का लक्ष्य मानव हित और लोक मंगल मानते हैं। यानी कि चीजें घूम फिर करके वही है बार बार, बस शब्द जिन्होंने अपने हिसाब से जो सही लगा वो उन्होंने अलग अलग शब्द दे दी, बाकी चीजें सारी की सारी वही आ रही है कि मानव का हित होना चाहिए, ऐसा काव्य लिखना चाहिए, पाठकों का मनोबल बढ़ना चाहिए, पाठकों को कुछ उपदेश मिलना चाहिए, वो सारी चीजें पीछे भी हमने पढ़ी, और लोक मंगल भी उसमें होना चाहिए, तब तो आपका काव्य है उचित, अदरवाइज आप कुछ भी लिखो। उनके अनुसार ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। यह कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वागजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता, प्रमुख उपेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो उसे पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यानी कि आप कुछ काव्य लिख रहे हो, उस काव्य से अगर आप एक संवेदनशील व्यक्ति नहीं बन पाते हो, आपके सामने किसी के साथ में कोई घटना घटित हो रही है, मान लो कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है जहां पर आपको संवेदना दिखाना बहुत जरूरी है, अगर आप संवेदनहीन व्यक्ति बन जाते हो तो ऐसा काव्य किस काम का, ऐसा कवि किस काम का। और कवि और काव्य का मतलब तो यही होता है कि हर व्यक्ति को संवेदनशील बनाना होता है, ना कि उसको इतना संवेदनशील बनाओ, संवेदनहीन ना बनाना है कि उसको आसपास की चीजों से फर्क ना पड़े, या फिर वो किसी के लिए अपने इमोशंस, अपनी चीजें ना रख पाए, किसी के साथ गलत हो रहा है वो अपनी मर्जी से किसी के साथ इतना संवेदनहीन हो जाता है कि उसके आसपास में, परिवार में, दोस्त, किसी के भी साथ वो कुछ भी गलत कर रहा है। और मतलब वो होता है ना कि अभी हमने चीफ की दावत कहानी पढ़ी थी, उसमें भी हमने किस तरीके से चीजें देखी थी, उसके बेटे को अपनी माँ के लिए क्या क्या चीजें सोचता है, वो चीजें होती संवेदनहीन होने वाली चीजें। आपको थोड़ा बहुत संवेदनशील बनना पड़ेगा, संवेदनशील चीजें होगी तो ही आप एक अच्छे कवि, अच्छे पाठक, कुछ भी कह लो, अच्छे की परिभाषा में जो आएगा वो व्यक्ति उसमें माना जाएगा जिसके अंदर संवेदनशीलता होगी। ठीक है, और आत्मा को तेजोदीप्त, यानी कि जिसको पढ़ करके किसी की आत्मा, यानी कि हमारे मन को एक अच्छे भाव ना मिले, हमारे मन में अच्छी चीजें उत्पन्न ना हो, तब तक काव्य को काव्य कैसे माना जा सकता है। तो ये सारी चीजें किसकी थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो गई। आगे देखो, प्रेमचंद जी कहते हैं, काव्य या साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं मानते। उनके अनुसार साहित्य का लक्ष्य मानव विवेक को जागृत करना है, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है। तो सारी चीजें वही है, इनकी भी आप चाहो तो कीवर्ड्स के माध्यम से अपनी परिभाषाएं बना सकते हो, और इसमें से तो आपका लास्ट बहुत छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनेगा, एक पन्ने में खत्म हो जाएगा। चाहो तो उनको एकदम अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लेना, कीवर्ड्स लिख लेना, एक तरफ रचनाकार का नाम लिख लेना। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने अभी? काव्य प्रयोजन पढ़ा, काव्य प्रयोजन आज हम समाप्त कर चुके हैं। इसके अलावा हम काव्य हेतु भी कर चुके हैं, काव्य लक्षण भी कर चुके हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने काव्य हेतु लक्षण की परिभाषा क्लासेस नहीं लिए, वो सभी स्टूडेंट्स जाकर उन क्लासेस को भी अटेंड कर लीजिए। वो क्लासेस भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न, जहाँ से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछते आए हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को उसी तरीके से तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को भी क्लासेस अच्छे से पसंद आ रही होगी, और चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो क्लास को शेयर जरूर किया करो। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में नए आते हो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक करना, ये होना चाहिए आपकी जिम्मेदारी। उसके बाद क्लास देखने के बाद, क्लास जैसे आपको अच्छी लगे, जो भी आपका फीडबैक हो, अच्छा बुरा रिव्यू लगे, वो सारा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ पूछना हो, कोई डाउट्स हो, तो उससे संबंधित आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ये नंबर है। और ये टेलीग्राम चैनल है प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी, यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एक और आईडी है, उसको भी फॉलो कर लेना, साहित्य और मैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट ऐसे ही नाम है, यहाँ पर डबल ए नहीं है, एक ही। तो आप इस तरीके से इसको सर्च करोगे तो चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो हो गई क्लास हमारी आज की, यहीं पे समाप्त करते हैं हम क्लास। पढ़ो अच्छे से, और काव्य शास्त्र वाली यूनिट का जो डर था उसको भगा दो। क्लास को एक से ज़्यादा बार सुनो, उसको 2 बार सुनो, चीज़ें समझो। फिर उसके बाद पीडीएफ से भी पढ़ लो, पीडीएफ सारे आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। और बहुत जल्दी हम, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, काफ़ी कुछ हमने चीज़ें कर ली है, फिर उसके बाद हम लेकर आएंगे
टेस्ट सीरीज बढ़िया सी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपना बेसिक अपनी चीज़ें, आपको जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है वहाँ से अपने पाठ्यक्रम एक बार के लिए समाप्त कर लो। और उसको वैसे तो अगर देखें तो पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम समाप्त हम जिंदगी भर करते चलेंगे, उनको कभी ना कभी हमें नई चीज़ मिलती ही चलेगी। पर एक बार के लिए हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें हम इंपॉर्टेंट कर सकते हैं वो करो। उसके बाद हम मॉक टेस्ट के माध्यम से भी समझेंगे कि चीज़ें हमारी कितनी ठीक जा रही है, कितनी हमने तैयारी करी है, क्या हमारी तैयारी जो है वो सही दिशा में हुई है या फिर नहीं हुई है, वो चीज़ें आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर।